हेलो फ्रेंड्स, हमने क्लास 12 का विलियन वाला यूनिट स्टार्ट कर रखी है और इसमें हम विलियन के प्रकार, विलेय और विलायक और सांद्रता में सांद्रता ग्राम पर लेकर में कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मोलरता या मोलरिटी। ये हमने आधा पढ़ लिया था, जिसमें हमने इसकी परिभाषा, इसके कुछ सूत्र हम देख रहे थे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर रहे थे। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। कि विलियन है कोई, उसमें विलेय जो घुला हुआ है, तो प्रति लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, इसे हम मोलरता कहते हैं। और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, या फिर हम जो आंतरिक मान होता है उसके आगे कैपिटल एम लगा देते हैं, तो वो खुद इसका एक मात्रक है, मोल लीटर इनवर्स या एम। हमने ये भी पढ़ा था कि जो मोलरता है वो ताप पर निर्भर करती है, और ताप और टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो मोलरता के मान में कमी आती है। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था। दूसरा, तनुकरण करने पर विलियन का आयतन बढ़ जाता है तथा मोलरता में कमी आती है, पर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो सूत्र लगता है वो M1V1 बराबर M2V2, ये सूत्र हमने पढ़ा था। इस पर बेस हमने एक दो कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इससे आगे की यदि हम बात करते हैं, इससे आगे के पॉइंट मोलरता पर याद आए तो देखो, समान विलेय युक्त, जिसमें विलेय समान विलेय 2 विलियनों को मिलाने पर, समान विलेय युक्त 2 विलियनों को मिश्रित करने पर जो परिणामी विलियन आएगा, परिणामी विलियन की मोलरता, कितनी होगी यह हम बोलेंगे। देखो, विलेय समान है और 2 विलियन है। मान लो 1 विलियन की मोलरता M1 और उसका आयतन V1 है। 2 विलियन को मिश्रित किया है, 2 अलग अलग विलियन है, तो मोलरता भी अलग हो सकती है, उनका आयतन भी अलग हो सकता है। पहले विलियन की मोलरता M1 और दूसरे विलियन की मोलरता M1 और उसका आयतन V1 तथा दूसरे विलियन की मोलरता M2 तथा उसका आयतन V2। और जो हम तीसरे विलियन की मोलरता हम मान लेते हैं M3, जो कि परिणामी विलियन बनेगा। दोनों को मिलाने पर जो परिणामी विलियन बनेगा उसकी मोलरता M3 और उसका आयतन हम लेते मान लो V3। तो ये M3 को हम कैसे ज्ञात करें? देखिए, हमने पढ़ा था मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, एन से दर्शाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एन के विलेय के मोल है वो बराबर होता है एम की मोलरता गुणा आयतन, ये विलेय के मोल हो गए। तो मोलरता गुणा आयतन है पहले विलियन के, तो पहले विलियन के मोल, और ये दूसरे विलियन के मोल। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो विलेय के कुल मोल हो गए ना। पहले विलियन में विलेय के कितने मोल थे वो, दूसरे विलियन में विलेय के कितने मोल थे वो, दोनों को जोड़ दिया तो विलेय में उपस्थित कुल मोल हो गए विलेय के, क्योंकि मोलरता बराबर होती है विलेय में मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। तो ये पहले विलियन के मोल, दूसरे विलियन के मोल, दोनों को जोड़ दिया तो जो तीसरा विलियन है, मतलब दोनों को मिलाने पर जो परिणामी विलियन बना है, उस परिणामी विलियन के मोलों की संख्या ये होगी, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होती है मोलरता गुणा आयतन। तो परिणामी विलियन के मोलों की संख्या बराबर पहले विलियन के मोलों की संख्या प्लस दूसरे विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब यदि हमको M3 ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है, तो बराबर M1V1 प्लस M2V2 और बटे में V3। यहाँ पर जो V3 है वो परिणामी विलियन का आयतन है जो दोनों विलियनों को मिलाने पर प्राप्त हुआ है, और V3 बराबर हो गया V1 प्लस V2।
जैसे उदाहरण 0.5 एम, एम मात्रा होगा 0.5 एम सांद्रता वाले ग्लूकोज के 2 लीटर विलियन में 2 लीटर विलियन में मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? 1 एम सांद्रता वाले ग्लूकोज के 1 लीटर विलियन को मिलाने पर परिणामी विलियन की मोलरता बताओ। परिणामी विलियन की मोलरता। तो देखो यहाँ पर 2 विलियन है, दोनों ही ग्लूकोज के विलियन है। पहले विलियन की मोलरता m1 बराबर कितना है? 0.5 है। उसका आयतन कितना है? v1 बराबर 2 लीटर। देखो डायरेक्ट फटाफट मान रखते भी हो सकता है, लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल्स में कमजोर है तो पहले इस पर लिख लिया करो कि क्या दिया हुआ है। 0.5 एम सांद्रता है ग्लूकोज के 2 लीटर विलियन, तो 1 मिलियन कौन सा हो गया? ये वाला जिसकी सांद्रता है 0.5 है मोलरता और 2 लीटर है। इसमें क्या मिक्स किया है? इसमें मिक्स कर दिया दूसरा 1 लीटर विलियन को 1 एम सांद्रता वाले ग्लूकोज के, तो इसकी मोलरता m2 बराबर 1 एम और ये कितना मिलाया है? v2 बराबर 1 लीटर। तो परिणामी विलियन की मोलरता ये वाला सूत्र लग जाएगा। m3 बराबर, ये पूछा है आपसे, m3 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 बटे v3, और v3 क्या है? v1 प्लस v1 प्लस सोल्व कर देंगे। m3 बराबर m1 v1, m1 है 0.5 गुणा में 2 प्लस m2 v2 1 गुणा 1 बटे v1 2 लीटर 2 प्लस v2 1 लीटर। तो m3 बराबर हो गया 0.5 गुणा 2 1 गुणा 1 बटे 3, m3 बराबर 2 बटे 3। इसको जब आप शुरू करेंगे तो m3 बराबर 0.666 और मात्रक लग जाएगा m। तो जो परिणामी विलियन होगा इन दोनों विलियनों को मिलाने पर उसकी मोलरता होगी 0.666 m मोल्स पर लीटर। वापस समझ लीजिए, समान विलियन 2 विलियनों को जब मिश्रित करेंगे तो उससे को मिलाने पर जो परिणामी विलियन बनेगा उसकी मोलरता इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे कुल मोल। 2 विलियनों को मिक्स किया है तो उन दोनों विलियनों में जो विलेय है, एक विलियन में विलेय कितने मोल है, दूसरे विलियन में विलेय कितने मोल है, दोनों का योग हो गया तो वो परिणामी विलियन के मोल हो गए। और मोल संख्या बराबर होता है मोलरता का आयतन। तो पहले विलियन का मोलरता और आयतन पहले विलियन में उपस्थित मोल, दूसरे विलियन का मोलरता और आयतन दूसरे विलियन में उपस्थित मोल, दोनों का योग विलेय के कुल मोल। विलेय के कुल मोल में उस विलियन के कुल आयतन का यदि भाग लगा देंगे तो वो परिणामी विलियन की मोलरता आ जाएगी। इस पर आधारित कैलकुलेशन हमने भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह 2 समान विलेय युक्त विलियनों को हमने मिलाया, उसी प्रकार अम्ल के विलियन को भी मिलाया जा सकता है। अम्ल प्लस अम्ल या क्षार, 2 क्षारों के विलियन को मिलाया जा सकता है। क्षार प्लस क्षार, अम्ल प्लस अम्ल करते हैं या क्षार प्लस क्षार करते हैं। इनको जब मिश्रित करेंगे तो मिश्रित करने पर तो देखो अम्ल कौन होता है? अम्ल वो होता है जो जलीय विलियन में H+ देता है।
और क्षार वो होता है जो जब मिलकर OH माइनस देता है। तो विलय में जो अम्ल की सांद्रता होती है वो एक्चुअल में H प्लस आयनों की सांद्रता होती है, और जो क्षार है उसमें एक्चुअल में OH माइनस आयनों की सांद्रता होती है। तो ये अम्ल चाहे अलग अलग हो, अम्ल भले ही अलग अलग हो, लेकिन सांद्रता जो है इनकी वो H प्लस आयनों की सांद्रता की वजह से है, इसलिए ये अम्ल, इसका नाम कुछ भी हो जाए लेकिन इसकी सांद्रता जो होगी वो H प्लस की वजह से होगी। ये दूसरा अम्ल है, इसका नाम चाहे कुछ भी हो, जैसे ये हम लोग मान लो HCl और ये हम लोग मान लो HNO3। तो एक्चुअल में जो अम्ल की हम सांद्रता लिख रहे हैं वो इनसे प्राप्त H प्लस आयनों की सांद्रता को हम लिख रहे हैं। इसलिए जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के H प्लस आयनों की सांद्रता जुड़ जाएगी। तो वही सूत्र यहाँ पर भी लग जाएगा कि परिणामी विलयन की मोलरता M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 और बटे में V3 या V1 प्लस ये सूत्र। क्षार के लिए भी ऐसा ही होगा, चाहे एक क्षार NaOH हो और दूसरा क्षार चाहे KOH हो, दोनों को मिला देंगे तो एक्चुअल में OH माइनस आयनों की सांद्रता नाम आएगी। दोनों को मिलाने पर OH माइनस आयनों जुड़ जाएंगे, कुल सांद्रता ये हो जाएगी। कुल मोलों की संख्या M1V1 प्लस M2V2 बटे कुल आयतन V1 प्लस V2। तो ये अम्ल और क्षार, अम्ल में अम्ल और क्षार में क्षार मिलाने पर परिणामी विलयन की मोलरता का सूत्र है। इसी प्रकार और हम आगे बढ़ेंगे। अम्ल में यदि हम क्षार मिलाते हैं, देखो पिछले वाले में एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे हमने ले लिया HCl और HNO3, यदि ये दो अम्ल होते हैं HCl और दूसरा होता H2SO4, तो ध्यान रखते कि HCl जो है इससे जो H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है एक अणु के वियोजन से वो H प्लस आ रहा है, जबकि H2SO4 में एक से कितने H प्लस आ रहे हैं, 2 H प्लस आ रहे हैं। इसलिए जब इसकी सांद्रता M1 दी है और इसकी सांद्रता जब M2 दी है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि हम H प्लस आयनों की सांद्रता को योग कर रहे हैं यहाँ पर, तो H प्लस आयनों की सांद्रता इससे डबल होकर के जुड़ेगी। ये थोड़ा ध्यान रखना। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार को मिलाने पर क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और किसी अम्ल और क्षार को मिलाने पर हम ये चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे को पूर्ण उदासीन करते हैं। देखो अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट करता है, निरस्त करता है, और क्षार अम्ल के प्रभाव को निरस्त करता है। तो हम चाहते हैं अम्ल क्षार को मिलाने पर पूर्ण उदासीन हो जाए, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से उदासीन कर दे। तो पूर्ण उदासीनीकरण के लिए, पूर्ण उदासीनीकरण के लिए सूत्र लगेगा वही M1V1 बराबर M2V2। 1 को हम मान लेते हैं अम्ल के लिए, अम्ल के लिए क्षार M1V1 बराबर M2V2, या हम ये भी कह सकते हैं MAVA बराबर MBVB। यहाँ A फॉर एसिड एंड B फॉर बेस। तो Ma अम्ल की मोलरता, Va अम्ल का आयतन, Mb अम्ल क्षार की मोलरता और Vb क्षार का आयतन। यह M1V1 अम्ल की मोलरता का आयतन, क्षार की मोलरता क्षार का अम्ल। जैसे HCl और NaOH को मिला दिया, फिर से दे दिया कि HCl है, उसकी मोलरता है 1 m मोलरता है और इसका आयतन है 2 लीटर, इसका आयतन 2 लीटर। NaOH इसकी मोलरता है 0.5 m। तो उदासीन करने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी? तो एक अम्ल है जिसकी मोलरता 1 m और उसका आयतन 2 लीटर है, इसको NaOH से उदासीन करना है। NaOH 0.5 m सांद्रता वाला है, तो इसके अंदर कितना मिलाएं कि ये पूर्ण उदासीन हो जाए। इसके लिए सूत्र ये लग जाएगा, इसको 1 मान लो, उनके लिए इसको 2 मान लो। तो M1V1 बराबर M2V2। अब देखो क्या पूछा है, आयतन पूछा है, V2 पूछा है, तो V2 बराबर M1V1 बटे M2 बराबर M1 का मान 1 m
और सॉरी V2 V1 का मान 2 लीटर, तो 1 into 2 डिवाइडेड बाई 0 बनता है, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 2/3/5 बराबर 4। तो 1 m सांद्रता वाले HCl विलयन के 2 लीटर को उदासीन करने के लिए 0.5 m सांद्रता का NH विलयन कितना चाहिए 4 लीटर चाहिए। ऐसे प्रश्नों में भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो NaOH है, NaOH और इसमें मिला रहे हैं हम H2SO4। अब पूर्ण उदासीनीकरण करवाना है, तो देखिए इसके एक आयन के वियोजन से OH माइनस कितना आएगा 1, जबकि इसके एक आयन के वियोजन से OH माइनस कितना आएगा 2, H प्लस 2H प्लस आएंगे। तो इसके एक अणु से 2 आ रहे हैं, इसके एक अणु तो इसके जो एक अणु से 2H प्लस आएंगे वो 2H माइनस को उदासीन कर सकते हैं ना। इसके एक अणु से जो 2H प्लस आ रहे हैं वो 2OH माइनस आयन को उदासीन कर सकते हैं, अर्थात इसका एक अणु इसके 2 अणुओं को उदासीन कर सकता है, अर्थात इसका 1 m या 1 मोल इसके 2 मोलों को उदासीन करेगा, इसका 1 मोल इसके 2 मोलों को उदासीन करेगा। तो ये भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस तरह के, उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए और आगे मान लीजिए हमने अम्ल और क्षार को मिलाया है और अम्ल और क्षार को मिलाने पर पूर्ण उदासीनीकरण नहीं हुआ है, पूर्ण उदासीनीकरण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हो सकता है अम्ल की मात्रा ज्यादा हो या हो सकता है क्षार की मात्रा ज्यादा हो, पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होने पर अम्ल प्लस क्षार को मिला दिया, अम्ल प्लस क्षार को मिलाने पर पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता। यदि पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता है तो देखिए यदि अम्ल के मोल ज्यादा है क्षार के मोल से, यदि अम्ल के मोल क्षार के मोल से ज्यादा है तो जो परिणामी विलयन है, परिणामी विलयन वो कैसा होगा? अम्ल के मोल ज्यादा है अम्लीय होगा, और यदि क्षार के मोल ज्यादा है अम्ल के मोल से तो जो विलयन है वो क्षारीय होगा। अब विलयन अम्लीय है या क्षारीय? पहले उदासीन हो गया था पूरा विलयन, उदासीन हो गया तो उसमें विलयन की सांद्रता नहीं पूछी जाती, उसमें एक पूछा जाता है कि इतने सांद्रता वाले अम्ल को उदासीन करने के लिए इतने सांद्रता वाला क्षार कितना विलयन चाहिए, कितना आयतन चाहिए। अब पूर्ण उदासीनीकरण नहीं हो रहा है, अम्ल क्षार में किसी की मात्रा ज्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। अम्लीय विलयन है तो उसकी सांद्रता कितनी है और क्षारीय विलयन है तो उसकी सांद्रता कितनी है, ये जब पूछ लिया जाए तो देखिए अम्ल क्षार को उदासीन करता है, अम्ल क्षार को उदासीन करता है। यदि अम्ल के मोल ज्यादा है क्षार के कम है तो अम्ल क्षार को पूरी तरह से उदासीन कर देगा और बचे कौन रह जाएंगे? अम्ल के मोल। क्षार में से आता है OH माइनस, अम्ल में से आता है H प्लस। यदि ये है 3 और ये है 2 तो इसके 2 आयन इसके 2 आयन को उदासीन कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसके 2H प्लस और इसके 2H माइनस जल बना दिया तो इसका 1H प्लस बचा रहेगा ना। इसलिए जिसकी मात्रा ज्यादा है, जिसके मोल ज्यादा है, उसमें से जिसके मोल कम है उसके मोलों को घटा देंगे तो वो बचे हुए शेष मोल रह जाएंगे, वो चाहे अम्ल के हो या क्षार के हो। और जो परिणामी विलयन होगा उसकी मोलरता को हम M3 लिखेंगे, तो परिणामी विलयन की मोलरता M3 बराबर M1V1। ये किसके मोल है? ये अम्ल के लिए हो सकते हैं या क्षार के लिए हो सकते हैं, यानी M गुणा V मोलरता गुणा आयतन, अम्ल के लिए भी गुणा करके देख लेंगे और क्षार के लिए भी M गुणा V करके देख लेंगे। जिसका मान ज्यादा है, जिसका मान ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, यानी जिसके मोल ज्यादा हो उसे पहले लिखेंगे। M1V1 माइनस M2V2 बटे जिसके मोल, मान लो
पहली कंडीशन में अम्ल के मोल ज्यादा है, तो अम्ल की मोलरता अम्ल का आयतन, अम्ल के मोल हो गए ना, मोलरता गुना आयतन का मान, मोल होते हैं मोलों की संख्या। अम्ल के मोल माइनस क्षार के मोल, तो क्षार निरस्त हो गया, क्षार के मोल कम हो गए, अम्ल के मोल ज्यादा थे, अम्ल के मोल बचे रह जाएंगे, तो विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या हो गई बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन तो V1 + V2 ही रहेगा, इसे V1 - V2 मत कर देना, क्योंकि मिलाने पर आयतन निरस्त थोड़ी हो रहे हैं, मोलों की संख्या निरस्त हो रही है, तो V1 + V2। इसी तरह यदि क्षार के मोल ज्यादा है तो क्षार वाले पहले लिखेंगे, तो क्षार के मोल लिखेंगे, कम के मोल। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर यदि पूर्ण उदाहरण नहीं होता है तो परिणामी विलयन की मोलरता बराबर N1V1 - N2V2 बटे V1 + V2। ये सूत्र काम कर रहा है, क्लियर हो गया? तो ये हमारे मोलरता वाला टॉपिक पूरा हो गया। एक चीज और, यदि कोई संतुलित समीकरण दे रखा है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक, जैसे मान लो A और B रिएक्शन करके और ये कुछ उत्पाद बना रहे हैं, A के मोल जो कि संतुलित लिखेंगे तो यहाँ पर ये स्टैटिक गुणांक लगाने पड़ते हैं, और स्टैटिक गुणांकों को मोलों की संख्या कहते हैं N1, और यहाँ पर लगाते हैं N2। मान लो इसकी मोलरता देती है M1 और आयतन देते हैं V1, और इसकी मोलरता है M2। A और B रिएक्शन कर रहे हैं, A के विलयन की मोलरता M1 और उसका आयतन V1, उससे रिएक्शन कर रहा है B के मोलों की विलयन की मोलरता M2, और ये पूछ लिया कि इससे रिएक्शन करने के लिए इसका कितना आयतन चाहिए था, V2 का मान पूछ लिया, या ये दे दिए N2 और V2 का मान दे दिया और इसकी मोलरता दे दी, ये पूछ लिया कि इसका कितना आयतन चाहिए, या इन दोनों का मान दे दिया और ये कह दिया कि इससे इसके इतने से रिएक्शन करने के लिए B के N2 सांद्रता वाले विलयन के V2 आयतन से रिएक्शन करने के लिए A के V1 आयतन काम में आए, तो बताओ इसकी मोलरता कितनी थी? M1 पूछ सकता है, V1 पूछ सकता है, M2 पूछ सकता है, V2 कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे में हमको जो सूत्र लगेंगे वो लगेंगे M1V1 और दूसरा था M2V2, ये तो है ना। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसमें जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है N1 और N2 इनसे डिवाइड करेंगे, बराबर ये सूत्र होगा M1V1 बटे N1 बराबर M2V2 बटे N2, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग हम देखें तो दोनों का एक मोल काम नहीं आ रहा है, दोनों के बराबर मोल काम नहीं आ रहे हैं, दोनों की अनुपात में रिएक्शन कर रहे हैं, N1 अनुपात N2 के अनुपात में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये अनुपात निकालने के लिए हमको इनको अनुपात में लेना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा सोल्व होगा। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण या किसी अभिक्रिया के लिए हमसे सवाल पूछ लिया है स्टैटिक वाला, तो सूत्र लगेगा M1V1 बटे N1 बराबर M2V2 बटे N2। जरूरी है विकारक विकारक, इधर मान लो उत्पाद हो गया C, जो उत्पाद हो रहा है C, इसके N3 है, तो ये दे सकते हैं कि ये इतना N1 और V1 का हमारा है, तो ये विलयन इतना बढ़ रहा है, तो बताओ इसकी मोलरता कितनी है, इसकी मोलरता पूछ सकते हैं, इसका आयतन पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन। ये हमारा मोलरता वाला टॉपिक हुआ, और इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो हम इसी वीडियो में करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। NaOH 400 ml जलीय विलयन, NaOH का जलीय विलयन है कितना है? 400 ml जलीय विलयन है। 400 ml जलीय विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात, विलयन की मोलरता ज्ञात। देखो NH
विलेय है, इसका 400 ml जलीय विलयन है, तो विलयन का आयतन लीजिए V बराबर हम लेते हैं 400 ml में दिया है। और कितना ml विलेय कितना बोला हुआ है 20 ग्राम, तो विलेय का 20 ग्राम, ग्राम मात्रा लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हम लिखते हैं W से, और ये विलेय है तो WB बराबर 20 ग्राम। तो विलयन की मोलरता m बराबर सूत्र का मोलरता बराबर, अब मोलरता बराबर था विलयन के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, पर ये विलय के मोल नहीं दिए, तो हम सूत्र कौन सा काम में लेंगे द्रव्यमान वाला, विलय का द्रव्यमान WB। और जब द्रव्यमान काम में लेते हैं क्योंकि मोलर का सूत्र होता है मोल, तो मोल में बदलने के लिए विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान mb करना पड़ेगा। ये हो गए विलय के WB बटे mb हो गए विलय के मोल। फिर यहां भाग लगाते हैं विलयन का आयतन V, और V दिया है ml में, V ml में दिया है तो कर देंगे हम ऊपर 1000 से, एक्चुअल में ये V ml में 1000 का भाग लगा है जिससे लीटर में बदल के 1 तक पहुंच गए। अब देखिए WB हमारे पास है, V हमारे पास है, m हमसे पूछा है, mb नहीं है, mb क्या है यहां पर, mb बराबर जो विलय है NaOH उसका क्या है का ग्राम अनुभार। और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ग्राम अनुभार संख्यात्मक मान का अनुभार ही होता है, बस मात्रा उसका ग्राम रहता है। तो अनुभार इसका हम निकालें, सोडियम का परमाणु भार जुड़ेगा 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार जुड़ेगा 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार जुड़ेगा 1, दोनों को जोड़ देंगे 40, ये अनुभार है 40, सिर्फ अनुभार बोले तो 40 बोल देते हैं केवल, और मात्रा का तो mu, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलर द्रव्यमान के ग्राम में भार की, तो वो आएगा 40 ग्राम, ये 1 मोल का द्रव्यमान होता है। तो m बराबर WB का मान रखेंगे, WB 20 ग्राम गुणा 1000 बटे NB का मान रखेंगे, NB 40 और गुणा V कितना 400। देखिए 2 0 काट दो, ये 0 काट दो, 4 से 4 में 20, m बराबर 5/4 m, मात्रा की m लगेगा या मोल पर लेकर लिख सकते हैं, और सोल्व करेंगे इसको 4 4 1 0 1.25 m या मोल्स पर लीटर, ये विलियम की हो गई मोल। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, द्रव्यमान दे दिया, आयतन दे दिया, मोलर का कुछ नहीं। एक क्वेश्चन इस तरह भी दे सकते हैं कि विलय कितना खुला हुआ है ये पूछ सकते हैं, जैसे 0.3 m, ये m मात्रा का होगा मतलब वो लगता है 0.3 m, सांद्रता भी मोलर हो गई, H2SO4 विलयन किसका है H2SO4 के 500 ml जलीय विलयन में घुले हुए H2SO4 की मात्रा ये कितना घुला हुआ है याद। अब देखो जब मात्रा पूछे तो अपन को मोलों की संख्या नहीं निकालनी है, अपन को मात्रा यानी द्रव्यमान निकालना है। मोलरता यानी m का मान दे दिया 0.3 है, हमें इसे पढ़ सकते हैं, और ये विलयन का आयतन दे दिया V बराबर 500 ml। H2SO4 का द्रव्यमान कितना है यानी विलय का द्रव्यमान WB बराबर आपसे पूछा है, तो सूत्र वो लग जाएगा मोलरता बराबर WB बटे mb, ये तो हो गए विलय के मोल, गुणा विलय का आयतन V ml में है तो अब इससे WB पूछा है तो WB को इधर ले आओ, WB बराबर बल गुणा करेंगे, देखो WB के गुणा में 1000 आएगा और ये तीनों गुणा करेंगे तो मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान गुणा V बटे 1000, ये आगे गुणा हो गया। तो
यहाँ पर m का मान दिया है, v का मान दिया है, m भी निकालना है। m भी क्या है? H2SO4 का मोलर नंबर, जो क्या 98 होता है 98। देखो कैसे, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु एक होता है, दो परमाणु है तो ये दो हो गए। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का परमाणु 16 होता है, चार परमाणु हैं तो 16 64, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98 या 98। तो WB बराबर मोलर का M 0.3, MB 98, आयतन 500 ml और बटे 1000, 500 से करके 2 बार और 2 से करके 49 बार। WB बराबर 3 27 14.7 ग्राम ये H2SO4 की मात्रा है, यानी 0.3 m सांद्रता है, 500 ml का उसका वैल्यू लिया तो उसमें भुना हुआ H2SO4 कितना होगा? 14.7 ग्राम। इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद फिर अपना था तनुकरण के 2 क्वेश्चन मैंने वहां पर करा दिए थे, और हम जो मिक्स क्वेश्चन करेंगे वहां पर थोड़े टफ वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते चलते हैं। एग्जांपल देता हूँ, हम लोग सारा वाला बता दिया। जीरो 0.3 m HCl के 100 ml विलयन को पूर्ण उदासीन करने के लिए 0.5 m NaOH के कितने विलयन की या NaOH के विलयन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी? 0.3 m HCl हमने दे दिया, इसका 100 ml विलयन है, यानी हम अम्ल के लिए M1 का मिलने M1 बराबर 0.3 है और V1 बराबर कर दिया है 100 ml को पूर्ण उदासीन करना है, यानी पूरी तरह निरस्त हो जाना चाहिए, तो इसी अनुपात में वो आना चाहिए। NH मिलाकर के पूर्ण उदासीन कर रहे हैं, जिसकी मोलरता कितनी है इसको M2 मान के 0.5 है, और उसके कितने आयतन विलयन की आवश्यकता होगी, यानी V2 का मान आपसे पूछ लिया। पूर्ण उदासीनीकरण के लिए देखो अम्ल जो H+ देता है उसको बोलते हैं अम्ल की क्षारकता, और क्षार जो H- देता है उसको बोलते हैं उसकी क्षार की अम्लता। तो ये M1V1 बराबर M2 V2, ये सूत्र तब काम आता है जब हम ये क्षारकता और क्षार की अम्लता बराबर हो, ये ध्यान रखना, यानी H+ और OH- बराबर संख्या में दे रहे हो तब बराबर मैच करेंगे, वरना हमको संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के और फिर स्टैंडर्ड मान को काम में करके देना पड़ेगा, जो आपने लिखना पड़ेगा। तो M1V1 बराबर M2 V2, V2 का मान पूछा है, M1V1 बटे M2 बराबर M1V1 0.3 गुणा 100 ml। अब देखो वैसे मोलरता में हम आयतन लीटर में काम लेते हैं, लेकिन यहाँ ये भी ml में ये भी ml में, 500 ml में आ जाए, लीटर में बदले ml में 1000 का भाग लगाया, यहाँ ml में 1000 का भाग लगाया तो 1000 से 1000 कट गया, लीटर में आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा तो 0.3 गुणा V1 100 बटे M2 0.5। इसको यदि हम सोल्व करें तो V2 बराबर ये कितना हो जाएगा 30 बटे 0.5 बराबर 60 ml। कितने ml की आवश्यकता होगी? 60 ml की आवश्यकता होगी। 0.3 ml से लेकर 100 ml विलयन को उदासीन करने के लिए कितना चाहिए? 60 ml। अब सूत्र अनुसार बराबर
आयतन बराबर नहीं, देखो सांद्रता इसकी ज्यादा है, NH की सांद्रता ज्यादा है इसके अम्ल की तुलना में, तो अम्ल से इसकी सांद्रता ज्यादा है तो इसकी कम आयतन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा NH घुला हुआ है उसकी तुलना में, इसकी सांद्रता ज्यादा है तो आयतन कम लगेगा, सांद्रता कम होती तो आयतन इसका ज्यादा काम है। मान ले लेते ये क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया ना आपको, M1 V1 का मान दिया है, M2 का दिया है, V2 पूछा है, सूत्र में मान रखेगा। दूसरा इसको हम चेंज करते हैं कि ये दे दिए थे 0.2 है, अब देखिए इसकी तुलना में इसकी सांद्रता कम है तो अब NH ज्यादा लगेगा, ज्यादा आयतन काम आएगा। सूत्र N1 तो वही हो गया 0.3 M, V1 100 ml, M2 0.2 M और V2 पूछ लिया है तो V2 बराबर M1 V1 बटे M2, मान रखें 0.3 गुणा 100 और बटे में 0.2, V2 बराबर 0.3 गुणा 30 हो जाएगा बटे में 0.2, V2 बराबर 150 है, यानी 0.3 ml के 100 ml विलयन को उदासीन करने के लिए 0.2 ml का कितना चाहिए, 150 से ज्यादा, इसकी सांद्रता पर कम है। तो ये मोलरता पर आधारित कुछ प्रश्न थे। इससे आगे जो नेक्स्ट सांद्रता की विधियां हैं जैसे मोलरता है, नॉर्मलता है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।